सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई लिखाई सब अपनी, और बढ़िया सर्दी आपकी चल रही होंगी, बढ़िया छुट्टियां कट रही होंगी अभी तो। आज हमारा 45 आवर चैलेंज का 14 डे है, और आज के क्या चैलेंजेस हैं वो हम अभी देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छा चैप्टर है, इसको एंजॉय करना। बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं बेटा। टुडेज चैलेंजेस आर वील डू चैप्टर गवर्नमेंट बजट। हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट बजट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे सर, ठीक है। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। अब इस क्लास में क्या क्या चीजें हमको सीखनी है, हम जानेंगे बजट होता क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। देन हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देंगे कि बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट की जरूरत क्यों है। देन बजट के अंदर दो चीजें होंगी, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की होती है। इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उनको समझ में थोड़ी दिक्कत आती है। देन टाइप्स ऑफ बजट क्या है, देन बजट डेफिसिट के 3 प्रकार हम देखेंगे, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। और इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सर बजट होता क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है यार। जैसे अपने घर में कोई शादी है या हमें कोई गाड़ी लेके आनी है, तो हम किससे बोलते हैं ना यार कौन सी गाड़ी लो, सामने वाला क्या पूछता है, यार तेरा बजट क्या है? कहने का मतलब तू कितना स्पेंड करने को राजी है, तू क्या प्लान कर रहा है, कितना तू खर्च करेगा, ठीक है। तो तू खर्च करेगा गाड़ी पे, पैसा तेरे पास आएगा कहां से, ठीक है। तो बजट क्या हुआ, बजट एस्टिमेट्स हो गए। बजट क्या हो गया बेटा, ये एस्टिमेट्स है। ये भारत सरकार ड्यूरिंग द ईयर, अपकमिंग जो साल आएगा उसमें सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, और वो खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या होता है, बजट होता है। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड बजट, ठीक है, सिंपल। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स। क्या एस्टिमेट्स है बेटा, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स के और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अभी फेब के अंदर अपकमिंग जो हमारा ईयर है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 26 टू 31 मार्च 27, उसका बजट प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि वहां पर सारी प्लानिंग की जाएगी, सब लोगों के जो भी वहां पे एमपीज वगैरह उनके सामने रखा जाएगा कि सरकार किस तरह से अपनी नए साल में कैसे कैसे पैसे का उसके पास आएगा, सोर्सेस क्या है, जहां से पैसा आएगा, कितना पैसा आ सकता है, किस तरह से खर्चा करेंगे, कौन कौन सी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो उन पे पैसा खर्च करेंगे, कौन सी नए रोजगार अवसर पैदा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो भी डिस्कस होती है बजट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल, सबसे पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि सरकार यहां पर अपने टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी की बात कर रही है। मतलब थ्रू बजट सरकार, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नए साल में रेट ऑफ टैक्सेस क्या होंगे, कौन कौन से एरियाज में कितनी कितनी सब्सिडीज हमें देनी है, ठीक है। तो ये सब अनाउंस करती है। अब रेट ऑफ टैक्सेशन से मतलब तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट यूज करती है अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद ए व्यू टू इंप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उन 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 लोगों को जो डिजर्व करते हैं, जिनकी इनकम कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या फॉलो करती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है बेटा, जो हायर इनकम ग्रुप होता है, उस पे रेट ऑफ टैक्सेस ज्यादा होती है। हायर इनकम पे रेट ऑफ टैक्सेस हायर होती है, ठीक है। तो अपने इंडिया में जैसे हम बात करें इनकम टैक्स की, तो स्लैब्स होती है, अलग अलग स्लैब्स होती है, ठीक है। क्या होती है सर? स्लैब होती है। स्लैब मतलब कि अप टू, लाइक यहां पर हम फॉलो करते हैं स्लैब सिस्टम, ठीक है। स्लैब ऑफ इनकम होती है कि भैया आपको जो है अप टू सर्टेन इनकम, अप टू डैश डैश इनकम नो टैक्स, अप टू लाइक इससे एक्सीडिंग दिस अमाउंट बट अप टू दिस, ठीक है, इतना परसेंट, अप टू दिस इतना परसेंट, एक्सीडिंग दिस इतना परसेंट। तो अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए। तो जो आदमी एक सर्टेन लिमिट तक इनकम कमाता है उस पर इनकम टैक्स है ही नहीं। जो उससे ज्यादा कमा रहा लिमिट से तो इनिशियली उस पर कम टैक्स रेट्स रखी गई हैं।
फिर कुछ ज्यादा और कमा रहा है तो उस पर थोड़ी सी टैक्स रेट बढ़ा दी गई है, फिर और भी कोई ज्यादा कमा रहा है तो उस पर फिर हाईएस्ट टैक्स स्लैब लग जाता है। तो इस तरह से स्लैब सिस्टम हमारे देश में फॉलो होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। जो आदमी जितना प्रोग्रेस कर रहा है, जितना ज्यादा कमा रहा है, उसके ऊपर टैक्स रेट्स भी उतनी ज्यादा ही होंगी। टैक्स तो ज्यादा ऑब्वियस सी बात है बनेगा। आज मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, कोई आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो 1 करोड़ वाले का टैक्स तो ज्यादा बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ टैक्सेस है उसकी भी परसेंटेज उस अकॉर्डिंग ही चलती है जिस अकॉर्डिंग इनकम चल रही है, ठीक है। तो अब तो सिंपल सा सिस्टम हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी आपको समझ में आ गया होगा सपोज, ठीक है, ज्यादा खींचने का मतलब नहीं है। देन री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो सिंपल बात यह कि गवर्नमेंट जो है थ्रू बजटरी पॉलिसी डायरेक्ट करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, अपने देश के रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में, कि इनके बीच में एक बैलेंस बन सके। मतलब भैया प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चलता है। सरकार क्या चाहती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर चाहती है। तो ऐसा भी नहीं हो कि रिसोर्सेज सारे गवर्नमेंट के पास में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, तो रिसोर्सेज का बंटवारा इस तरह से हो कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना प्रोग्रेस कर सके और लोगों का भला भी हो सके। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। देन सर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है कि इकोनॉमी में लोग कितना सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली, उतना ही लोग मतलब प्रोस्पेरस है। तो थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऐसी ऐसी स्कीम्स लाती है जिससे कि लोग मोटिवेट हो, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग्स करें, ठीक है। तो बेसिकली थ्रू गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है जो कि कंड्यूसिव हो किसके लिए, फॉर इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सिंपल, ओके सर, समझ में आ गया होगा आई सपोज। आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हो रहा है, 3 ऑब्जेक्टिव हो रहा है। एक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम पढ़ चुके हैं पहले 2 चैप्टर में, इस चीज को बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है, इन दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन है, तो उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बजटरी बेसिकली टैक्स रेट्स कहां डिसाइड होती है। भाई आप सर मान लो देश में इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांडिंग हो रखे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जिससे कि चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो भैया उनसे क्या करना है, सरकार को टैक्स ज्यादा लगाना है जिससे कि उनके पास से पैसा सरकार के पास ज्यादा आ सके, वो लोग कम, उनकी परचेसिंग पावर को रिड्यूस करना है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उनकी परचेसिंग पावर सरकार क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, जिससे कि वो फालतू की डिमांड कम करें और चीजें महंगी ना हो। तो ये टैक्सेशन कहां डिसाइड हो रहा है, हमने भी पढ़ा कि बजटरी पॉलिसी, बजट के अंदर डिसाइड होता है। तो थ्रू बजटरी पॉलिसी, थ्रू बजट गवर्नमेंट स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है अगर इकोनॉमी के अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी है तो। क्लियर है। तो गवर्नमेंट बजट इज ए टूल टू प्रिवेंट इकोनॉमी फॉर इन्फ्लेशन, फ्रॉम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है, एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है सर। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जो है बजट के अंदर अनाउंस करती है कि उसने कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो लॉन्च करने जा रही है आने वाले अपकमिंग ईयर पे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर इस साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भैया हम 10 नए हाईवे बनाएंगे, तो 10 नए हाईवे बनाएंगे, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये उन हाईवे को बनाने में लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे इनकम जनरेट होगी, वहां पे क्या होगी, लोगों की इनकम बनेगी, तो ठीक है, तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट बनेगा। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस तरह से गवर्नमेंट नीड टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, कैनाल टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी। ये सब कहां अनाउंस हो रहा है, कहां डिसाइड हो रहा है, बजट के अंदर। मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज, पीएसयूज क्या होती है बेटा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है, क्या होती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है। तो जो पीएसयूज है उनके क्या एक्सपेंडिचर है, क्या उधर से रेवेन्यू आ रहा है, उनको रखना है, उनको बेचना है, उनको शट डाउन करना है, क्या करना, इस तरह की सारी डिसीजन का हो रहे हैं बजट में हो रहे हैं। कहने का मतलब अगर इंडियन रेलवे का कुछ पार्ट सरकार को मान लो प्राइवेटाइज करना है, तो वो ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कर देगी, वो उस चीज को, उसका बिल लाएगी, उसके बारे में डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के अंदर, फिर उसके बाद जो आपस में मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन होगा, ठीक है, इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो वो सब क्या, जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सॉरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनके रिगार्ड में कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं थ्रू बजटरी पॉलिसी। क्लियर है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब सर इसका इंपैक्ट क्या है, बजट का इंपैक्ट क्या हो रहा है, तो 3 इंपैक्ट ध्यान रखना। पहला इंपैक्ट याद रखना, वर्ड फिस्कल डिसिप्लिन, क्या याद रखोगे,
फिस्कल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब एक आइडियल बैलेंस मेंटेन करना है। क्या? एक आइडियल बैलेंस मेंटेन करना सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास बेसिकली खर्चा आप कहां से करोगे, जहां से पहले पैसा तो चाहिए ना, तो गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उनके बीच के एक आइडियल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बजट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, आप चले गए दिवाली पे पटाखे लेने, ठीक है, अब आपने कोई बजट नहीं बनाया, पापा के साथ चले गए कि पापा लाओ पटाखे लाएंगे। अब वहां पर आपको यार ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है आपको, मतलब आप तो पता है आपको, जब हम किसी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं, कोई स्टोर पे जाते हैं तो हमने क्या चीजें पहले सोची नहीं होती, तो होता क्या है कि वहां पे हमको हर चीज पसंद आने लग जाती है। ठीक है, आप कपड़े लेने गए, आपको लगा जींस लेके आनी है, ठीक है, लड़कों के केस में तो स्पेशली बताता हूं मैं, अपन जनरली लड़के क्या करते हैं, पहले से डिसाइड करके चलते हैं यार मुझे जींस चाहिए, कैसी लानी है, ब्लू कलर में एक दो जींस लाऊंगा, एक ब्लैक लाऊंगा, ऐसा करके पहले से दिमाग में रहता है। वहां पर ये नहीं है कि मुझे दिखाओ भैया, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लड़का जाएगा, हाँ भाई मेरा ये साइज है, इसकी ब्लू कलर की जींस दिखाना, यार ब्लू शेड में दिखा दो, एक दो उठा ली, फटाफट ऐसे काम कर लिया। अगर उसकी पे प्लानिंग है ही नहीं, उसके अंदर ये है ही नहीं कि यार मेरे पास 10,000 रुपए, मुझे 10,000 में शॉपिंग करनी है, तो वहां पर जाके क्या होगा, वो कंफ्यूज होएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, कितना मेरे को खर्च करना है। वो शॉपिंग करेगा, उसको एक दो चीज एक्स्ट्रा पसंद आ रही है, अब बजट पहले से बनाया नहीं था, अब बजट एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। पैसा कैसे लाओगे, पापा को फोन करोगे, पापा प्लीज थोड़ा सा और पैसे डालो, पेटीएम करो, मेरे कम पड़ गए। तो बजट बनाना इज गुड। क्या आपने पहले से ही बजट बना लिया कि यार ठीक है मुझे दिवाली शॉपिंग करनी है, पटाखे लाने, तो मुझे 5,000 रुपए के पटाखे लाने, दिमाग में क्लियर है, तो आप वहां पे जाओगे तो इतना भी क्लियर करके चलोगे कि यार मुझे बम कितना चाहिए, मुझे फुवारा कितना चाहिए, मुझे रॉकेट के कितने पैकेट चाहिए, लगभग आप आइडिया लेके जाओगे तो आप उतना ही लेकर आओगे। कोई आपको जबरदस्ती की चीजें दिखाएगा ना, तो आप ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगे। तो बजट पहले से दिमाग में क्लियर था, ठीक है, तो ओवर बजट, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है, बच जाओगे आप। कोई शादी कर रहे हैं घर वाले, तो पहले से बजट बना के चलते हैं कि हाँ भैया मुझे ना खाने पे इतना खर्च करना है, मुझे गहने पे इतना खर्च करना है, ये थोड़ी है जाके कुछ भी ले लो, लिमिट रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है ना बेटा, तो लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बजट बनाना इसको कहते हैं कि पहले से चीजों को क्या करें आप, बना के मेंटेन करके चले, जिससे कि आइडियल बैलेंस बन पाए, कितना मेरे पास पैसा है, कितना मैं स्पेंड कर पाऊंगा, क्या मेरे पास डेफिशिएंसी रहेगी जिसका मेरे को अरेंजमेंट करना है, या क्या मेरे पास सरप्लस बच जाएगा। इस तरह की डिसीजंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देन सेकंड पॉइंट इज इंपैक्ट क्या है, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ये है जिन एरियाज में ज्यादा सोशली डिजायरेबल एरिया है वहां पे रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा। जैसे हम बजट के बाद जब बजट आएगा तो हमें पता लगेगा अरे यार ये नई ट्रेनें शुरू हो गई यहाँ पे, इस रूट पे नई ट्रेनें लग गई, यहाँ पर जो हाईवे नहीं था यहाँ पे हाईवे पास हो गया। तो क्या है, रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में एलोकेशन करना, जो भी एरियाज में ज्यादा डिजायरेबल है, जहाँ पे वो रिसोर्स का लगना चाहिए वहां पे वो लग सके, ये बजटरी पॉलिसी में डिसाइड होता है। और ये कैसे होता है, जो भी एरियाज के अपने अपने एरियाज के चुने हुए एमपीज हैं वो पहले ही जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सांसद हूं, मान लो मैं जयपुर से एमपी हूं, तो मैं क्या है अपने आप जयपुर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं वहां पर क्या है पूरे साल भर बोल रहा हूँ ना कि यार मुझे हमारे जयपुर में ये समस्या है, हमारे को इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो भी इश्यूज है वो मैं पार्लियामेंट में बोलता आया हूँ, तो उन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जब बजट बनेगा, तब अगर मेरे एरिया में ज्यादा डिजायरेबल है कि वहां पर वो एक्चुअल में उस चीज की ज्यादा नीड है, तो उस चीज को वो लोग पास करेगी सरकार, तो अनाउंस हो जाएगा कि हाँ ठीक है साहब जयपुर को हमने ये दिया, जयपुर में इतना खर्चा करना है इस चीज में। तो इस तरह से, ठीक है, गवर्नमेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्लान करती है और इंप्लीमेंट करती है अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थ्रू बजट्स। तो ये हो गए हमारे इंपैक्ट ऑफ बजट, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। थ्योरेटिकल चैप्टर, सिंपल चैप्टर, आगे बढ़ना। अब बजट में दो कंपोनेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो बजट में दो चीजें होती है, एक तो होती है सर रिसिप्ट, एक तो क्या होती है सर, बोले सर एक तो होती है रिसिप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। भाई सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार के पास पैसा जाएगा सरकार के पास से, तो दो चीजें हैं। अब हमें समझना है, जो हम एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बजट रिसिप्ट क्या होती है, मतलब पैसा आना। आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि आपके पास किन किन सोर्सेस से पैसा आएगा, ठीक है जी, सिंपल। तो ये क्या हुआ, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब दो तरह के सोर्स होते हैं, ठीक है, तो एक तो होता है रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं और एक होता है हमारे कैपिटल, मतलब दो तरह के रिसिप्ट्स हो जाएंगे हमारी। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो रेवेन्यू सोर्सेज से आएंगी, ठीक है, और एक हो जाएंगे कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है सर। अब बोले सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो ना ही तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करती हैं। मतलब इन रिसिप्ट की वजह से ना ही तो कोई लायबिलिटी आएगी आपके ऊपर
और ना ही कोई एसेट कम होगी। एसेट का मतलब क्या होता है बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। ऐसा मान लो आप कि हम प्रॉपर्टी की बात करें एक तरीके से, क्या है कि प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या हम बात करें वो चीजें, थिंग्स जहां से विच गिव बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर डैम बनाया है तो उसका बेनिफिट भारत सरकार के लोगों को, मतलब भारत सरकार को और भारत के लोगों को कई सालों तक मिलता रहेगा। तो वो क्या है, कैपिटल नेचर की चीज हो गई, उस पर कोई भी खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एसेट हो गई, ठीक है, वो एक एसेट बन गई, ठीक है, ये एसेट्स हो गई। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी मतलब आपकी ओब्लिगेशंस है, आपने लोन लिया है तो आपकी ओब्लिगेशन आ गई, ओब्लिगेशन टू पे मनी, ठीक है। तो ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली, ठीक है जी। तो लायबिलिटीज क्या होती है, हमारी ओब्लिगेशंस होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की वजह से ना ही तो कोई लायबिलिटी होगी, मतलब कि आपने किसी से लोन लिया तो वो रिसिप्ट तो है पर वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, बिकॉज आपने लोन लिया है तो उसको आपको रिपे करना है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की वजह से लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इनकी वजह से ना ही कोई एसेट कम होगा। भारत सरकार मान लो इंडियन एयरवेज को बेच दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी प्राइवेट सेक्टर को या इंडियन रेलवे की 10 ट्रेन को कोई प्राइवेट सेक्टर को, कंपनी को दे दिया कि भैया इसको आप ऑपरेट करो, तो ये एसेट चली गई ना सर, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। पैसा तो आ रहा है पर ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ये कौन सी रिसिप्ट है बेटा, ये सर कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वो मॉनेटरी रिसिप्ट होती है जो या तो लायबिलिटी बना दे या फिर एसेट्स को, सरकार, भारत सरकार के एसेट्स को कम कर दे। क्लियर है। तो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अब सर थोड़ा और इस पे प्रकाश डालो, डालते हैं बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आप एग्जांपल देखो, दो तरह की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, एक तो टैक्स रिसिप्ट्स होती है और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। एक होती है टैक्स रिसिप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स क्या होता है बेटा, इट इज द कंपल्सरी पेमेंट जो सरकार लगाती है लोगों पे, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कंपल्सरी पेमेंट है जो सरकार ने लगाई लोगों पे, कंपनियों पे, इन पे, ठीक है जी, ठीक है सर। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जिसमें टैक्स का जो दर्द है, जिस आदमी को टैक्स का दर्द हो रहा है वही टैक्स जमा करा रहा है, मतलब कि जिसकी पिटाई हुई वही जा रहा है, सॉरी बोलने। पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पे टैक्स लगा तो मैं ही सरकार को टैक्स दे रहा हूं, जैसे कि इनकम टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसी के अकाउंट से पैसा भारत सरकार के अकाउंट में जाता है। तो इनकम टैक्स क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट टैक्स। लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, ठीक है। जिस आदमी पे टैक्स लगा है वही सरकार को जमा कराएगा, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है सर। इनकम टैक्स के केस में ऐसा ही होता है, ठीक है सर। हो गया कि लायबिलिटी और बर्डन ऑन सेम पर्सन, ठीक है, एक ही आदमी पे है दोनों चीजें, वो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसमें टैक्स की लायबिलिटी तो किसी और की है और टैक्स का बर्डन किसी और पे है, डिफरेंट। जैसे कि आप जींस खरीदने गए, आपने एक्स अमाउंट की जींस खरीदी, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए की जींस है, आप उसका बिल देखोगे तो 5,000 रुपए तो उसकी एमआरपी है, टोटल अमाउंट है जो आपने पे किया है, उसके अंदर टैक्स का अमाउंट भी जुड़ा होगा, जीएसटी। अब बेसिकली जीएसटी पे किसने किया है, जीएसटी किसकी जेब से गया है, जीएसटी आपकी जेब से गया है, जींस आपने लिए, लेकिन सरकार को जीएसटी आप डिपॉजिट नहीं करोगे गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो दुकानदार करेगा, वो स्टोर वाला करेगा जिससे आपने जींस खरीदी है, और वो करेगा नहीं करेगा तुम्हें इससे मतलब भी नहीं है। बेसिक पॉइंट क्या है, टैक्स का दर्द तुम्हें हो रहा है, बर्डन तुम्हारे ऊपर है, बट ये इसकी लायबिलिटी किसके पास है, पे करने की, दुकानदार की लायबिलिटी है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। बोले सर नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती है, नॉन टैक्स मतलब टैक्स के अलावा जो भी सोर्सेज है वो सब क्या है, नॉन टैक्स है हमारे रेवेन्यू नेचर के। तो नॉन टैक्स के सोर्सेज क्या है बेटा, जैसे कि फीस हो गई, सरकार क्या फीस लेती है, आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, कोई कोर्ट में फीस लग रही है, उसकी फीस जमा हो रही है, तो फीस एक सोर्स हो गया गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रिसिप्ट का। लाइसेंस एंड परमिट, आपको जो है कोई लाइसेंस या आप माइनिंग करना चाह रहे हो, आप ना मार्बल की माइनिंग करोगे तो आपको लाइसेंस चाहिए। आप कोई ऐसी मेडिसिन बना रहे हो या कोई ऐसा केमिकल बना रहे हो जिसके लिए आपको सरकार से क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो उसकी लाइसेंस की फीस लगती है। आप बारूद से पटाखे बनाओगे, लाइसेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो किसी भी तरह का लाइसेंस, ठीक है, उसकी फीस, परमिट,
तो these are paid where the government grant the permission of doing certain things or activities. देन जो आप हेलमेट वगैरह लगा के गाड़ी नहीं चलाते हो तो आपके ऊपर फाइन लग जाता है, ठीक है, पेनल्टी लग जाती है, वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट है। देन जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनसे अगर पैसा आ रहा है तो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट है। किसी ने गिफ्ट, कोई सरकार से गिफ्ट या ग्रांट आ गई कोई, वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है। ये ग्रांट तो जो है हमारे पाकिस्तान को, जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसको अमेरिका से बहुत ज्यादा मिलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर सरकार ने किसी को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट को, ये भी क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं जो नॉन टैक्स रिसिप्ट की सोर्सेज हो गए, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते बच्चों, फिर आगे सर कैपिटल रिसिप्ट। अब बात हो चुकी है कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वो रिसिप्ट जिनकी वजह से क्या इंपैक्ट, किस पे इफेक्ट आएगा, गवर्नमेंट की एसेट्स या लायबिलिटी पे, वो सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। या तो कोई एसेट बिक जाएगी या कोई लायबिलिटी नई खड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्या क्या हो सकता है, बोरोइंग्स, भारत सरकार कैसे बोरोइंग करे, गवर्नमेंट कहीं से पैसा उठाए, चाहे ओपन मार्केट से बोरोइंग करे, आरबीआई से करे, वर्ल्ड बैंक से करे, कहीं से भी करे, अगर लोन ले रही है तो उसको चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन इन एडवांस, मतलब गवर्नमेंट ने, सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, ठीक है, तो बेसिकली लोन किसने दे रखा था, गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को, कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, कोई प्राइवेट कंपनी को लोन दे रखा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की क्या है, वो एसेट है। अगर मैंने किसी से को पैसा दे रखा है उधार पे, तो मेरी वो एसेट है, मेरा राइट है वो पैसा रिकवर करने का, ठीक है। तो वो मेरी क्या हो गई, एसेट्स, मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी, उसको अगर मैं वापस से ले रहा हूं तो ऐसे सरकार रिकवरी कर रही है लोन की, तो वो क्या है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एसेट्स कम हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फाइनेंशियल एसेट्स जो है गवर्नमेंट की कम हो जाएंगी, ठीक है बेटा। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किसी पब्लिक कंपनी का, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसका शेयर बेच रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, क्या आप गवर्नमेंट कंपनी को बेच रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अगर इंडियन रेलवे की 10 ट्रेन अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है तो इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल का कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है तो उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। एंड गवर्नमेंट, ये ऐसा मत, भावुक मत होना कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली उस सेक्टर को संभाल नहीं पा रही होती है, लॉस मेकिंग कुछ इंटरप्राइजेस होती हैं, तो गवर्नमेंट सोचती है कि इनको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, उनको ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज करना आता है, तो सरकार के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, हो गया सर। फिर स्मॉल सेविंग्स, मतलब जो पोस्ट ऑफिस वगैरह, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में आप अपने पैसा जमा कराते हो, सेव करते हो, तो वो गवर्नमेंट की क्या है, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है। आपने जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स कर रखा है, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ले रखा है, कोई विकास, किसान विकास पत्र ले रखा है, ये सब क्या है, ये सब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब एक तरह सेविंग कर रखी है पोस्ट ऑफिस वगैरह में, इनमें, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट को इनकी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को इनको रिपे करना पड़ेगा आपको इनकी मैच्योरिटी पे, क्लियर है। तो ये जो रिसिप्ट है क्या है, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट का फंडा समझ में आ गया सर, बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे रिसिप्ट थी वैसे ही क्या है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, खर्चा। तो एस्टिमेटेड खर्चे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए गिवन फिस्कल ईयर, ठीक है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी दो नेचर के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, ये भी दो, बिल्कुल, इनका भी तो नेचर होगा ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग में होते हैं। जैसे कि सरकार किसी को सैलरी पे कर रही है, क्या कर रही है, सैलरी पे कर रही है अपने एम्प्लॉय को, पेंशन पे कर रही है, सरकार अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, हेल्थ सर्विसेज पे आपको जो फ्री मेडिसिन मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, जो भी आपके आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, इनको पैसा लग रहा है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करने में पैसा खर्च हो रहा है, ये रिकरिंग होता है। क्या होता है, रिकरिंग, ये होते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं खर्चे, ठीक है। इनकी वजह से ना ही तो कोई एसेट होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है। इन खर्चों की वजह से ना ही तो कोई एसेट आ रही है, मतलब आपने ये पैसा दे के ऐसा तो है नहीं कोई संपत्ति बना ली, वो भी नहीं किया भैया, गवर्नमेंट ने किसी को सैलरी पे की, उससे कोई एसेट थोड़ी बनेगी सरकार की, तो एसेट नहीं क्रिएट हो रही है। ना ही ऐसा हो रहा है कि सरकार का कोई लोन रिपे हो गया, तो ये वो रिसिप्ट, वो एक्सपेंडिचर है जिनकी वजह से ना ही तो कोई एसेट आ रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी जा रही है। ये वो खर्चे हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में होते हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार होते रहते हैं, कंटिन्यूसली होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर्स आर मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर्स most of these expenditures are committed। क्या होते हैं ये, कमिटेड होते हैं, ठीक है,
मतलब अनअवॉइडेबल होते हैं, ये चलते ही रहते हैं। जैसे कि जो भी आपका स्टाफ है, आपने किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसकी जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा सरकार को पेंशन उसको मतलब सैलरी देनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है, रिकरिंग नेचर के, चलते रहते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। सरकार को लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ही नहीं 1 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी नहीं जाएगी, सैलरी तो भेजनी है। ठीक है, कमिटेड एक्सपेंसेस है ये। देन बोले सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोले सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जिनकी वजह से बेटा या तो क्या हो, कोई एसेट हो जाए, सरकार की एक एसेट बन गई, या फिर सरकार की कोई लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाए, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो गई। भाई सरकार ने एक रोड बनाया, एसेट बन गई, डैम बनाया, एसेट बन गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट की एसेट बन गई, या फिर गवर्नमेंट ने अपना लोन रिपे कर दिया, ठीक है, तो लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से तो या तो जैसे रोड बनाया, ब्रिज बनाया, डैम बनाया, कोई मशीन खरीदी, ठीक है, रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स को लोन रिपे किया है, तो ये सब क्या है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। ठीक है, इन खर्चों की वजह से इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा। क्या होगा? कैपिटल स्टॉक। कहने का मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में एसेट्स क्रिएट होंगे तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। और लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ये, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये नॉन रिकरिंग है, ये ऐसा नहीं है हर रोज होते जा रहे हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट इसके लिए बकायदा प्लान करती है, काफी समय लंबा समय लगता है, फिर स्कीम अनाउंस होती है, फिर उसका वो मतलब उसकी स्कीम का काम एग्जीक्यूशन चालू होता है, फिर वो चीज बनती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हर रोज ही कोई चीज बन रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने अगर सोचा कि चलो भैया हम जो है देश में 5 नए एम्स बनाएंगे, तो ये थोड़ी है कि एम्स हर रोज बन रहे हैं या हर शहर में बन रहे हैं या हर कॉलोनी में बन रहे हैं। भैया सालों में डिसीजन होते हैं, इस तरह की एक आधी चीजें बनती हैं। तो ये कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है रोज रोज के खर्चे हैं, ये कंटिन्यूस रिकरिंग नहीं है, एवरीडे एक्सपेंस नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बोले सर आगे बढ़ो जल्दी से, लो बेटा लेट हो रहे आप लोग ना सोने के लिए। तो बेटा डिस्टिंग्विश बेटा, अब इन दोनों का बेटा देखो वही डिफरेंशिएशन है बेसिकली। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही सारी बातें हैं, ना ही तो कोई एसेट बनाएंगे ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे। ये भैया एसेट बनाएंगे या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं। ये मेनली किस लिए होते हैं? कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए या फिर कोई लोन वगैरह देने के लिए। ये रिकरिंग होते हैं बेटा, ये नॉन रिकरिंग होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हो गए सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ये हो गया रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्सेट्रा। क्लियर कार्ड जो अभी तक तुम्हें बताया था वो सारी बातें पॉइंट वाइज लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट पढ़ाने का नहीं है। अब बजट क्या हुआ साहब, सरकार ने एस्टिमेट लगाया कि इतना तो पैसा आएगा और इतना पैसा जाएगा। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती है। बोले सर क्या कंडीशन बनेगी? सरकार क्या 3 कंडीशन बनेगी? एक कंडीशन तो बनेगी कि सरकार ने सोचा 100 रुपए आए और सरकार ने क्या प्लान किया था 100 रुपए ही खर्च करेंगे। सरकार ने एस्टिमेट लगाया कि 100 रुपए हमारे पास आ जाएंगे अलग अलग सोर्सेस से, और गवर्नमेंट ने प्लान भी क्या कर रखा है कि हम 100 रुपए खर्च कर देंगे, तो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, सरकार ने सोचा 100 रुपए आएंगे लेकिन जाएंगे 90 रुपए, हमने खर्च प्लान किए 90 रुपए और हमारे पास रिसिप्ट आ रही 100 रुपए की। दूसरी सिचुएशन। तीसरी, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एस्टिमेट लगा रही है कि 100 रुपए तो आ जाएंगे लेकिन हमारा खर्चा तो 120 का हो रहा है, ठीक है, तो जाएंगे कितने? 120। तो ये 3 तरह की सिचुएशन हो गई। तो पहला है बैलेंस बजट। पहला क्या है? बैलेंस्ड बजट, मतलब कि जितनी रिसिप्ट है उतना ही एक्सपेंडिचर है, बजट बैलेंस्ड है। दूसरा सरप्लस है सर, मतलब रिसिप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है सर। तीसरा तीसरा रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएट बजट। क्या बोलते हैं? डेफिशिएट बजट, मतलब बजट में कमी है, ठीक है, यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। तो ये समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्या डेफिशिएट बजट है। अगर बजट डेफिशिएट है तो सरकार को प्लान करना पड़ेगा कि जो डेफिशिएंसी है उसको मीट आउट कैसे करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटे। अब हमने 2 तरह की रिसिप्ट देखी थी, मतलब चीजें देखी थी, कैपिटल और रेवेन्यू। बढ़ते हैं, जो डेफिशिएट बजट है उसके, अब सारी बातें उसके बारे में होंगी। बजट डेफिशिएट और इसके मेजर्स क्या है, इसको कैसे ठीक करें। तो डेफिशिएट बजट 3 तरह से आ सकता है, बोले 3 चीजों में आ सकता है। क्या सर? रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। 3 तरह के डेफिशिएट होते हैं, एक रेवेन्यू डेफिशिएट, एक फिस्कल डेफिशिएट एंड एक प्राइमरी डेफिशिएट। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़े। लो बेटा, सबसे पहला रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कैसे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है? अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन ये है कि बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे बेसिकली कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है
तो आपको अपने जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, और वो इन जनरल वो है ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं, तो इनसे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इनसे इकोनॉमी का कोई ऐसा वेलफेयर नहीं हो रहा, ये इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, अल्टीमेटली ये तो उसके कमिटेड एक्सपेंसेस है, जिनको सैलरी देनी है, स्टाफ को देनी है, वो तो अगर उनकी सैलरी को देने में, आज अगर मेरे को मेरे स्टाफ को सैलरी पे करनी है तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसके लिए उधारी अगर कर रहा हूं, तो उस उधारी से मेरे पास कोई एसी थोड़ी लग गया, मेरे पास कोई मशीन थोड़ी लग गई जिससे कि मैं और प्रोडक्शन करूंगा, मेरी बिल्डिंग में कोई एक मंजिल और थोड़ी बन गई, वो तो कंजप्शन पे खर्च हो गया ना सर। उन्होंने जो काम किया, वो काम किया नहीं किया, लेकिन वो मेरे पास एम्प्लॉयड थे, तो उसकी सैलरी बन गई, तो अल्टीमेटली ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया मेरा, इसका कुछ आना जाना नहीं है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर वो ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है। अब इसका इंप्लीकेशन समझो, अल्टीमेटली सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसको मीट आउट करने के लिए बोरो करना पड़ेगा, पैसा उधार लेना पड़ेगा। अब जो उधारी हो रही है वो किस लिए हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए नहीं हो रही है, नोट टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये किस लिए फाइनेंस कर रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंज्यूम हो गया खर्चा, उसको भी मीट आउट करने के लिए उधार मांग के लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं रोटी खा रहा हूं और उधार मांग के पैसे ला रहा हूं, तो चुकाऊंगा कैसे, अगर मैं उस पैसे से धंधा करूं तो धंधे से कमा के चुका सकता हूं, समझ में आई बात, फर्क समझो आप। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, और डेट और इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ेंगी। अब जो कर्जा मैंने लिया है उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, उस कर्जे पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है सर, बोले सर क्लियर है। तो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जा रहा है, कमिटेड एक्सपेंस है, कैन नॉट बी रिड्यूस, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते सर। ठीक है, इसकी वजह से कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, वेलफेयर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, तो लो ग्रोथ हो जाएगी, लो वेलफेयर हो जाएगा देश के अंदर। क्लियर है, ठीक है। अब जो हमने बोरोइंग्स की हैं रेवेन्यू डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फिर से बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो फिर से क्या जाएगा, वापस से रेवेन्यू डेफिसिट अगले साल आ जाएगा। तो समस्या का विषय है ये। इसके मेजर क्या है, तो इंपॉर्टेंट दो मेजर समझिएगा। एक तो सरकार कोशिश करे कि कोई अगर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है या अननेसेसरी खर्चा है तो उसको क्या करे, सीरियस स्टेप ले गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है, रिड्यूस करे। दूसरा, गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू बढ़ाए, क्या बढ़ाए, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ाए, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दे, फीस चार्जेस जो है इनको इंक्रीज कर दे। ठीक है, जो बिजली तुम्हारे घर में आ रही है वो अगर 5 रुपए यूनिट है तो उसको बढ़ा दे, 6 कर दे, गैस की रेट बढ़ा दे, ये चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए सरकार को इन चीजों को, अगर गवर्नमेंट को खर्चा करना है डेवलपमेंट पे, तो गवर्नमेंट नीड्स फंड्स, फंड्स आएगा जनता के पास से, तो फिर ये फीस, ये टैक्स वैक्स सब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करे, अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इंक्रीज करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंक्रीज करे अपनी रिसिप्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है जी, कहानी खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। आगे बढ़ते बेटे, फिस्कल डेफिसिट। बोले सर फिस्कल डेफिसिट क्या है, दिस इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, मतलब ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बट रिसिप्ट के अंदर क्या ना हो, बोरोइंग ना हो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, दैट मींस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट हो। कैपिटल रिसिप्ट है पर कैसी है, नॉन डेट क्रिएटिंग, उन रिसिप्ट्स की वजह से कर्जा नहीं हो रहा, उन रिसिप्ट्स की वजह से कर्जा नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट्स कैसी होगी, अगर सरकार ने कोई अपनी एसेट बेची तो कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो रिसिप्ट इसमें काउंट होगी, लेकिन सरकार ने कोई लोन लिया है तो वो रिसिप्ट काउंट नहीं करनी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है जी, बोरोइंग्स को नहीं, बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है सर, ओके सर। अब इसके सर इंप्लीकेशन क्या है, इसकी 4 बातें समझना। सबसे पहला डेट ट्रैप, क्या है, डेट ट्रैप, ट्रैप का मतलब जाल, तो कर्जे का जाल हो जाएगा, कर्जे का सरकार क्या फंस जाएगी, कर्जे के जाल में फंस जाएगी। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतनी ही बोरोइंग्स होंगी। ठीक है, जितनी ज्यादा बोरोइंग्स होंगी उतना ही हमारे ऊपर इंटरेस्ट को रिपे करने का और लोन को रिपे करने का बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे करेंगे तो मतलब इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होएगा तो अल्टीमेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी, और ज्यादा बोरोइंग पे फिर से क्या लगेगा, मोर इंटरेस्ट लगेगा, फिर से इस इंटरेस्ट को मीट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और पैसा बोरो करना पड़ेगा, और इस तरह से हम एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, किसके, डेट ट्रैप के। ठीक है, कर्जे के एक जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, अगर आप कर्जे को चुकाने के लिए और कर्जा कर रहे हो,
या आप इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी जो है उनको चुकाने के लिए आप कर्जा कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उससे आपका कर्जा कम नहीं हो रहा बेटा, आप कर्जे के अंदर धंसते जा रहे हो। कर्जे को आप पैसा कमा के ही चुकाओगे तो ही कर्जा कम होएगा, ठीक है, सिंपल सी बात समझ लेना। दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है आप लोग जानते हो सर, महंगाई। क्या है सर? महंगाई। इसका मतलब क्या है? सरकार जनरली कहां से, मेनली कहां से बोरो करती है? आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से। आरबीआई पैसा कैसे देगा? नई करेंसी प्रिंट करेगा, ठीक है, वो देगा, ठीक है, इससे डेफिसिट रिक्वायरमेंट मीट आउट होंगी। तो इकोनॉमी में क्या आएगा? अगर नई करेंसी प्रिंट होगी तो क्या आएगा बेटा? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों के पास परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और उनकी फिर वो क्या करेंगे? एक्सेसिव डिमांड करेंगे चीजों की, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा मतलब जो है हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा है फॉरेन डिपेंडेंस, मतलब भारत सरकार पैसा कहां से लेगी? भारत सरकार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से भी पैसा लेगी। इससे क्या होगा? हमारी देश की डिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है किस पे? अदर कंट्रीज पे। हमारे देश की डिपेंडेंस किस पे हो रही है फाइनेंशियल नीड के लिए? दूसरे देशों पे। तो वो फिर हमारा अनड्यू बेनिफिट उठाएंगे। देन हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। ये तुमने कहावत सुनी होगी कि दादा का कर्जा पोता चुकाए, तो वो वाली कहानी है। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर क्या होगा? जबरदस्ती का एक ऐसा देश होएगा जिसके कर्जे, जो कर्जों में डूबा हुआ है, और उनको उनका अपने देश का कर्जा कम करना है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल बर्डन जो है बोरिंग्स का, वो कहाँ जाएगा? वो फ्यूचर जनरेशन पे जाएगा, ठीक है, और इससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमी का बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मुझे आवाज आई तुम्हारी? आ रहा है तुम्हें? ओके। चलो बेटे, अब फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करें, कैसे मीट आउट करें? तो सिंपल सी बात है यार, आपके पास दो ही तरीके, या तो आप बोरोइंग कर लो, या तो आप बोरोइंग कर लो। बोरोइंग करने के लिए डोमेस्टिक सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है। डोमेस्टिक का मतलब आपके देश के अंदर से आप पब्लिक से, कॉमर्शियल बैंक से पैसा लो। पब्लिक से पैसा जा जाके नहीं मांगना है, कोई गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इश्यू कर देगी, कोई इस तरह की कोई चीज करेगी जिससे कि लोग उसमें पैसा डालेंगे और पैसा आएगा सरकार के पास। या आप फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनसे पैसा लो उधार, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब प्रिंटिंग मोर करेंसी। ज्यादा आरबीआई क्या करेगा? और करेंसी, आपकी कमी पड़ रही पैसों की, लो छाप दो नोट, तो और छाप दिए नोट, ठीक है, उससे आप इसको मीट आउट करोगे। दो ही तरीके, और तो क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते आप। एंड आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा प्राइमरी डेफिसिट। क्या है बेटा? प्राइमरी डेफिसिट। अब ध्यान देना, प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, आपको बताता हूं। वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, बोले सर फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर का, और इंटरेस्ट पेमेंट्स, और इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। तो पहले के जो भी कर्जे थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको आप हटा दो। कहने का मतलब समझो आप, आपके पास टोटल फिस्कल डेफिसिट कैसे आएगा? बोले सर फिस्कल डेफिसिट आएगा हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर जो थे वो ज्यादा थे टोटल रिसिप्ट से, और रिसिप्ट के अंदर जो है बोरोइंग्स नहीं है, बोरोइंग्स नहीं है, ठीक है सर। मान लिया टोटल एक्सपेंडिचर 100 है और आपका टोटल रिसिप्ट 70 है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया सर? बोले सर ये 30 आ गया। क्लियर है? ओके, ये बात समझ आ गई। अब 30 रुपए की आपके देश में, आपके पास खर्चों की कमी पड़ रही है, आपके एक्सपेंडिचर में 30 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब सरकार को 30 रुपए लोन लेने जाना है। क्या जाना है? 30 रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग करेगी। लेकिन गवर्नमेंट जानना चाह रही है कि ये जो कमी आ रही है किस कारण से आ रही है। क्या ये कमी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हमारी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से आ रही है, या हम साला कोई पहले का ही कर्जा चुका रहे हैं? वो समझ लो, वो इससे पता लगेगा। सपोज करो आपके पास 25 रुपए की जो है, 25 रुपए की जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स है आपके साल के अंदर। पुराने कर्जों पे जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है कितनी है? वो सर 25 रुपए है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट होगा सर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये हो जाएगा बेटा 30 माइनस 25, तो क्या पता लगा हमें? 5 रुपए। कहने का मतलब आप जो ओवरऑल बोरोइंग कर रहे हो 30 रुपए की, उसमें सिर्फ 5 रुपए की ही बोरोइंग जो है वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के अलावा है। मतलब आप 25 रुपए तो बोरो किस लिए कर रहे हो? इंटरेस्ट को मीट आउट करने के लिए। दैट मीन्स अगर प्राइमरी डेफिसिट हमारा 0 होता है या कम होता है तो समस्या की बात है। इसका मतलब यह है मोस्ट ऑफ द जो आपकी बोरोइंग्स हो रही है दे आर डन जस्ट बिकॉज टू आपको रिपे करना है। क्या करना है? इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको करनी है आपकी पिछली बोरोइंग्स पे।
तो ये हमको प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि आपकी जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कितनी कितनी है। इम्प्लीकेशन, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स, सरकार की जो टोटल बोरोइंग्स है, जैसे कि 30 रुपए बोरो कर रही थी, वो मीट आर गोइंग टू मीट एक्सपेंस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा किन और खर्चों को मीट आउट कर पाएंगी। तो हमारे केस में सिर्फ 5 रुपए के खर्चे, इस टोटल बोरोइंग 30 रुपए की थी, उसमें से सिर्फ 5 रुपए के जो खर्चे हैं वो इंटरेस्ट के अलावा है, बाकी सारे इंटरेस्ट के। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। तो इनका डिफरेंस आ रहा है, इट शोज द क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी, अब फिस्कल डेफिसिट कितना था 30, प्राइमरी डेफिसिट कितना है 5, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब 30 माइनस 5 तो 25 रुपए। तो डिफरेंस जो है फिस्कल डेफिसिट का और प्राइमरी डेफिसिट का, वो देश को उसकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस बता रही है जो उसने पास्ट बोरोइंग्स पे किया है, चुकाना है। ठीक है सर, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, हमने देख लिए फॉर्मूले। इंडिकेटर, फिस्कल डेफिसिट बताता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, क्या बताता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, जबकि प्राइमरी डेफिसिट बताता है जो गवर्नमेंट की जो टोटल बोरोइंग्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो इंटरेस्ट के अलावा कितनी है, इंटरेस्ट के अलावा कितनी है, बाकी फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आज की जो क्लास है बच्चों, ये हमारी यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट कीजिएगा। तो हमारे जो क्लास है इसकी जो पीडीएफ है हम वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, कर देते हैं, आप वहां से जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, ऐसे अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। हम आज के लिए अलविदा चाहते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय। पढ़ो।